वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज करेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 1। 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। वाला चैप्टर छोटा है जिसका नाम है एक सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता। समाज के ऊपर बात करेंगे बेसिकली कि समाज को कैसा बनाया जाए, समाज में क्या बदलाव किए जाए कि इनके हिसाब से समाज बन सके, कि ये भी रह सके उस समाज में। ठीक है, जो विकलांग लोग हैं। सब्जेक्ट का नाम है बेटा आपका मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव। ठीक है, कार्यस्थल को समावेशी बनाना। बीए प्रोग्राम वाले बच्चों का 5th सेमेस्टर में जो लगा हुआ है एजुकेशन में, सेक में जिन्होंने एजुकेशन लिया उनका सिलेबस देख लीजिए एक बार। चैप्टर 1 पूरा हो चुका है, 3 पार्ट में कवर हुआ बेटा। ये बड़ा चैप्टर था इसलिए 3 पार्ट हो गए। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे देखिएगा। चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल 7 चैप्टर है। ये मेरी इंस्टा टेलीग्राम चैनल आईडी है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। ये बेटा आपके 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं सारे जो मैंने करा दिए हैं। जिन बच्चों ने सेक में पॉल लिया है, जीई में जिन्होंने पॉल लिया, जीई में जिन्होंने हिंदी लिया है, उन सभी के ये सारे सब्जेक्ट्स आपके मैंने करा दिए हैं। आपके जो पॉल डिसिप्लिन में जो होंगे, इन दोनों में से ये दोनों भी करा दिए मैंने। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार चैप्टर 2 का सिलेबस देख लेते हैं कि चैप्टर 2 में कितने टॉपिक्स आएंगे, इसके पार्ट्स देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है विकलांगता क्या है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चैप्टर 1 में हमने यही देखा कि विकलांगता है क्या, उसकी परिभाषा क्या है। वही सेम चीज़ें ये रिपीट हो रही। ठीक है, मतलब ये रिपीटेडली टॉपिक आएंगे आपके। विकलांगता के बारे में सबको पता है, वही होगा, एक बार रीड कर लेंगे। फिर उसके बाद विकलांग कैसे एक सामाजिक निर्माण है। ठीक है, अभियान अभिव्यक्त कर पाएंगे। बहिष्करण, ये इंपॉर्टेंट आएगा, बहिष्कार वाला जो है ये न्यू टॉपिक होगा, इस पर फोकस करेंगे मेन। और समावेश क्या है ये करेंगे कि समावेश क्या है, इसमें क्या क्या बाधाएं आएंगी, क्योंकि क्या क्या लिमिट्स आ रही है। समावेश एक एक मान लो जैसे कि सबको एक साथ लेते हुए चलना, सबके लिए समावेश कि सब हो, जिसमें सबका आवेश हो। उसके कितने रूप है, उसके कितने प्रकार है। स्पेशल स्कूल होते हैं ना बेटा, उनके बारे में बात करेंगे इसमें। सामाजिक समावेश जो ये बनाएंगे कि उसको बनाने में क्या दिक्कत आई, कैसे बनाया जाए, टीचर की क्या भूमिका है, पेरेंट्स की क्या भूमिका, सब पढ़ेंगे इसमें। विकलांगता एक सामाजिक निर्माण के रूप में, अब इसमें क्या है बेटा, बेसिकली क्या बात करेंगे कि समाज के विकास के लिए, समाज एक बना रहे हो तुम, उसका विकास चाह रहे हो, तो उसमें ना विकलांग लोग प्लस जो नॉर्मल लोग हैं उन सबको साथ लेकर चलो। उन सबको साथ लेके चलना है पड़ेगा, तब बनेगा एक पूरा प्रॉपर समाज जिसमें सब इंपॉर्टेंट होंगे, विकलांग लोग भी प्लस नॉर्मल लोग भी। और इनके लिए इस प्रकार की सुविधाएं बनाई जाए कि जो नॉर्मल लोग हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे, लेकिन जो विकलांग लोग हैं उनके लिए ऐसे रैंप बनाए जाए हर जगह, पूरे हर जगह, मतलब बस स्टैंड जो है, स्कूल जो है, मंदिर हो गए, हर जगह जाके ये भी नॉर्मल लाइफ जी सके। क्योंकि ये देखो बेटा, कहाँ कितनी जगह देखा होगा आपने, मेट्रोस वगैरह पे तो हम ये देखते हैं कि ये होते हैं, है ना। ये येलो वाली लाइन भी होती है, ये वाली लाइन भी होती है। इसका मीनिंग ये होता है कि इससे आगे नहीं जाना, ताकि उनको समझ आ जाए। उनके पास स्टिक होती है, वो अपनी स्टिक से इसको फील कर सकते हैं कि इसके आगे नहीं जाना, आगे डेंजर है। ये सब बना होता है, सीढ़ियों के आगे ये बना होता है। कहीं जगह पे है, लेकिन ये कि सब जगह पे तो नहीं है ना। तो ये कि सारी जगहों पे बनाया जाए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें किस में लिखी हुई है, अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी बुक, उस बुक के आधार पे हम इसको पढ़ेंगे कि इसमें ये सारी बातें बनी हुई हैं। उसमें यह है कि इन लोगों से दूर मत भागो, ये भी नॉर्मली लोग हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं, इनके पास भी सेम हमारे जैसी फीलिंग्स है। इंसान है, शरीर है इनका पूरा, बस ये कि हल्का सी एरर है। मान लो किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं है, कोई अगर मानसिक रूप से ऐसे, पर है इंसान, ये भी फीलिंग्स इनकी भी है। तो कि उनसे दूर ना भागो, उनसे फ्रेंडली रहो, अच्छा व्यवहार करो, और एक सदाचार वाली भी फीलिंग होती है ना, सद्भाव वाली, वो रखो। अपमान मत करो। और पूर्व ग्रह होते हैं ना, पूर्व ग्रह होता है बेटा, पुरानी सुनी हुई बातों पे तुम विश्वास कर रहे हो कि ये कोई मतलब जादू टोने से रिलेटेड रख रहे हो तुम, कि इन पे किसी ने जादू टोना किया हुआ है, या फिर ये अपने पिछले जन्म के पाप भुगत रहे हैं, जो हमने करा था ना धार्मिक वाला मॉडल, जिसमें ये सारी बातें कही गई थी। उस आधार पे ये सब मत सोचो, पूर्व ग्रह मत रखो, पुरानी बातों को छोड़ दो, अब आगे देखो। जिसमें क्या है कि इनको अलग थलग ना रहना पड़े, इनके भी अधिकार हैं, इनके अधिकार इनको प्राप्त हो। जो ये बेकार जीवन शैली जी रहे हैं उससे ये बाहर निकल के ये भी एक अच्छी जीवन शैली जी सके, एक समाज का निर्माण हो अच्छा। ठीक है, बस यही है, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है, पूरा इसमें यही है। इसको रीड कर देती एक बार और। जिसमें क्या है, विकलांग कार्यकर्ताओं का तर्क है, जो विकलांगों के लिए काम करते हैं, कि अक्षमता एक सामाजिक विकास है और निश्चित रूप से कमजोर और अक्षमताओं के बीच कई कारण संबंध नहीं है। अपनी पुस्तक अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिस में माइकल
ओ ओलिवर, इनका नाम क्या है, माइकल ओलिवर, इन्होंने अपनी इस बुक में बताया गया है कि जो ये अक्षमता है ये अनुकूल है, कि मतलब ये एक नॉर्मल बात है, ऐसे लोग हो सकते हैं, इसमें कोई पाप वाली सिचुएशन नहीं कि कुछ पाप कर दिया, ये कोई अपराधी है, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल बात है। अक्षमता वाले व्यक्ति से जुड़े पूर्वग्रह और अपमान के कारण समाज उन्हें भौतिक और सामाजिक दुनिया में खारिज कर देता है। गलत गलत चीजें जो तुमने पहले से पूर्वग्रह सोच रखे हैं, अपमान के कारण उनको इंसल्ट कर रहे हो, तो खुद से तुम उसे दूर कर रहे हो, समाज से दूर कर रहे हो, उनके अधिकार छीन रहे हो, कि किस हक से तुम उनको गलत बोल रहे हो। वो भी इंसान है, उनके भी अधिकार है, जैसे तुम्हारे अधिकार है वैसे उनके भी है। हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, तो इनका भी स्वतंत्रता का अधिकार है बेटा। ये तो कहीं जा ही नहीं पाते, क्योंकि लेके कैसे जाएंगे इनको, व्हील चेयर हर जगह नहीं ले जाई जा सकती। सीढ़ियों पे तुम खुद सोचो, उनका वेट कितना भारी, व्हील चेयर प्लस उनका वेट कैसे लेके जाओगे तुम्हें, है ना। तो ये कि समाज को इनके हिसाब से बनाना पड़ेगा। अक्षमता वाले व्यक्ति ने सत्यापन योग्य हानि का अनुभव किया है, उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और मौद्रिक दुनिया से अलग कर दिया गया है। मतलब हर तरीके से ले लो, राजनीतिक हो गया, मौद्रिक हो गया, हर जगह पे इनको अलग थलग कर दिया गया, बिल्कुल बॉयकॉट कर रहे हैं हम इनको। इनको ना सोच रहे, ना इनके बारे में कोई खास पहल की जा रही, ना डिज़ाइन ऐसे बनाए जा रहे स्कूल्स कॉलेजेस के जहाँ ये हो। खुद एक बार सोचो कि कितने स्कूल हैं और कितने कॉलेजेस हैं जहाँ पे डिसेबल वालों के लिए बना हुआ है। मैंने, मेरा जो खुद का कॉलेज था वहाँ नहीं था डिसेबल वाले बच्चों के लिए, कोई ऐसा कुछ नहीं था कि वो कैसे जाएंगे, जीने ही थे, सीढ़ियाँ थी, क्लासेस ऊपर वगैरह होती थी बिल्डिंग्स में। अगर कोई डिसेबल बच्चा पढ़ना आता भी है तो वो ऊपर क्लास में कैसे जाएगा, चढ़ वो पाएगा नहीं खुद। तो ये कि बच्चे ये अपने आप ही बॉयकॉट होते चले जाते हैं। देखो डिज़ाइन जो ये बनाते हैं वो सुंदर बनाते हैं, वो ये देखते हैं कि सुंदरता होनी चाहिए, कैसा अट्रैक्टिव बनाए, कैसा सुंदर दिखना चाहिए। कोई ये नहीं सोचता कि इनके बारे में कि हमें ये भी बनाना चाहिए, ये भी ज़रूरी है, कि ये भी तो लोग हैं, ये भी आएंगे, तो इनको भूल ही जाते हैं। ठीक है, जब भी समाज का निर्माण हो रहा था तो इनको भूल ही जाते हैं लोग। शारीरिक और सामाजिक बाधाओं की उपस्थिति के कारण अपंग व्यक्ति नियमित रूप से खेदजनक परिस्थितियों में आराम करते हैं। खेदजनक मतलब क्या, कि ऐसी परिस्थितियां जहाँ इनको सबने हटा दिया है, इनको बहिष्कार कर दिया गया है। आराम का मतलब क्या बेटा, वो रिलैक्स वाला आराम नहीं कि ये एक ही जगह पे बंद के रह गए, वहीं घर में ही रह गए, इनका जन्म घर में हो, फिर वो घर में ही है, बाहर कभी आ ही नहीं पाए। जो स्थानीय स्तर पर उनके उनके सामान्य और पूर्व निवेश को रोकता है। ठीक है, हर तरीके से इनको रोक देता, आगे बढ़ने से इनका विकास नहीं होता। तदनुसार दुनिया भर में कई अपंग व्यक्ति अलग थलग हैं, हर जगह, मतलब मान लो ये बेचारे अलग थलग ही रहते हैं, और व्यवहारिक रूप से उनके विशेषाधिकारों से वंचित हो जाते हैं। जो मूल अधिकार है हमारे, जो मौलिक अधिकार है, उनसे ये वंचित हो जाते हैं, और एक दयनीय और न्यूनतम जीवन जीते हैं, एक मतलब बुरा ही जीवन मान लो, क्योंकि खुद सोचो एक इंसान हमेशा के लिए कैद होके कमरे में ही रह गया, उसका जीवन कैसा होगा। दयनीय प्लस न्यूनतम, बिल्कुल जीरो लेवल का जीवन जी रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं फिर इनके जीवन में। ठीक है, यह इस आधार पर है कि अधिकांश व्यक्ति स्वीकार करते हैं कि व्यवहारिक दुर्बलता कमजोरी के कारण बनती है। वे मानते हैं कि एक कमजोर व्यक्ति की तुलना एक गैर बांधित व्यक्ति से अस्वीकार बेहतर है। क्या बोल रहे बेटा, कि एक डिसेबल के जगह पे एक नॉर्मल व्यक्ति का अस्तित्व बेहतर है, कि एक नॉर्मल इंसान होना ज़्यादा अच्छी चीज़ है डिसेबल से। जो ये जो सेंटेंस है, ये जो तथ्य है, इससे ना उनका जो जीवन है वो एक बोझ बराबर बन रहा है उनको। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो कि तुम बिल्कुल कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व जीरो, ऐसे मत करो। वो भी इंसान ही है, फीलिंग्स उनकी भी हैं, जिनका शरीर खराब है ना, और जिनका मानसिक रूप से पूरा ठीक है, उनकी हमारे और उनके बीच में कोई वो नहीं है फर्क। जितना हम सोच सकते हैं उतना वो भी सोच सकते हैं। शारीरिक रूप से जो विकलांग है वो पहले ही एक तरीके से, खुद सोच लो कितना उनको दुख होता होगा कि हमारी बॉडी ठीक नहीं है। अगर फीवर भी हो जाता है ना, मान लो बुखार भी हो जाता है, तो भी हमें दुख होता है कि यार फीवर हो रहा है। हमें पता है ये वाली बात की फीवर ठीक हो जाएगा, दवाई है, बुखार अगर होता है तो उसकी दवाई है, तब भी हमें दुख हो रहा होता है कि यार फीवर क्यों हो रहा है, अब शरीर दुख रहा है, पेन हो रहा है, खाना नहीं खाया जा रहा। अब तुम इस चीज़ से उसको कंपेयर करके देखोगे कि अगर मान लो भगवान ना करे कि ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें तुम्हें पता है कि कभी ये ठीक होगी ही नहीं, तो खुद सोचो उस चीज़ को झेलना, उसको एक्सेप्ट करना कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो ये मतलब खुद सोचो कि कितने स्ट्रांग होते होंगे कि ये उस वाली चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते कि हमारी बॉडी अब ऐसे ही रहेगी, इसका इलाज है ही नहीं। तो ये पहले ही एक दुख वाले जीवन में ही होते हैं, कोई खुश तो होगा नहीं डिसेबल बंदा, दुख में ही होता है। लोग और इनकी आलोचना करते हैं और उनको गलत से गलत बोलते हैं, तो ये इस चीज़ पे बोल रहे हैं कि इसको गलत है, इसको बैन करो पहले। इसीलिए जो पीएम मोदी है उन्होंने पहले इनका नाम क्या था, अपंग, जो कि वर्ड अच्छा नहीं है।
लोग इसको हंसी वाले उसमें लेते हैं कि अरे ये तो अपंग है, वो वर्ड हंसी में जाता है, लोग गलत उससे वो बना हुआ था, तो उनका उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया। अपंग को अब दिव्यांग बोला जाता है, हर जगह अपंग वर्ड बंद कर दिया गया, बैन है। दिव्यांग जो है वो एक अच्छा वर्ड है, सुनने भी अच्छा है और एक उसका मीनिंग भी अच्छा है कि दिव्य अंग, कि इनके पास एक दिव्य अंग है, हमसे भी ये ऊपर है, ये स्पेशल है, ये खास है, ऐसे। ठीक है। तो ये कि अक्षमता वाले व्यक्ति इस तथ्य की आलोचना में बोझ में है कि उनके पास एक उपयोगी उपयोग प्रतिबंध है कि जो ऑफ बेस है। व्यवहारिक सीमाएं आमतौर पर यह सुनिश्चित नहीं करती कि इसे रखने वाला व्यक्ति व्याकुल हो। व्हीलचेयर उपयोगकर्ता दुर्गम वास्तुकला की समस्या से मिलती है। ठीक है, वास्तुकला का डिजाइन जो हम बिल्डिंग्स वगैरह के डिजाइन देते हैं, इसमें इनके लिए ये इस प्रकार के डिजाइन नहीं बनाए जाते। ठीक है, वे समस्या का सामना करते हैं क्योंकि कई इमारतों में रैंप नहीं होता। कई क्या, बहुत सारी इमारतों में ले लो तो ये जो रैंप होता है ना, इसे रैंप कहा जाता है, ये नहीं ही होता है। तो ये कि इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, सारी प्रॉब्लम की बात बता रहे हैं कि कैसा व्यवहार करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। अगर समाज का तुम निर्माण करो तो सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, ये इन्होंने बेसिक बता दिया। अब ये कि कैसे लेके चलेंगे वो हम आगे करेंगे, कि समावेशी स्कूल्स वगैरह कैसे बनाएंगे, क्या किया जाएगा इनके लिए। पहले ये पढ़ लो बहिष्कार वाला, कि जो ये पूरे तरीके से हमको बॉयकॉट करते हैं ना, बहिष्कार कि किसी चीज़ का, तो बिल्कुल मना कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट रखने के लिए उसके बारे में। ठीक है, एक बहिष्कार किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में भूलने का उदाहरण है। क्या होता है कि तुम उसको भूल गए पूरी तरीके से। इस घटना में आप किसी को अन्य सभी के निषेध के लिए प्रयास करते हैं, वह व्यक्ति आपके लिए अकेला है। निषेध की पहचान कुछ ऐसे शब्दों से की जाती है जिसमें अच्छा व नकारात्मक अनुभव होता है। ठीक है, मतलब ये कि निषेध कर देना, बॉयकॉट कर देना, उसका नकारात्मक ही अनुभव होता है, जिसमें तुम किसी चीज़ को तुम समाज से काट रहे हो, उसको हटा रहे हो। ठीक है, बेटा बहिष्कार वाला टॉपिक बस यही है कि इनको जो बॉयकॉट करे वो, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट करेंगे सामाजिक बहिष्कार क्या है। अब इसमें आ रहा है पूरा कि समाज में बहिष्कार क्या है। बेसिक बहिष्कार आपने समझ लिया, बॉयकॉट। अब समाज में तुम इनका बहिष्कार क्यों कर रहे हो, क्या कारण है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार रीड कर दीजिए। इस तथ्य के बावजूद भी सामाजिक बहिष्कार की कोई आम तौर पर स्वीकृति, परिभाषा व या छवि नहीं है। सार्वजनिक हित के अनुपस्थिति विद्वानों, वित्तीय संघों, गैर प्रशासनिक संघों और अन्य द्वारा निर्धारित स्पष्टीकरण की सापेक्षा भीड़ में मूल में है। कुल मिलाकर सामाजिक परिवार का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वित्तीय, सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन के पूरी तरह से भाग नहीं ले सकता। मतलब ये जितने भी पार्ट्स होते हैं, सामाजिक, वित्तीय, राजनीतिक, इसमें किसी बंदे को तुम आने से रोक रहे हो, उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे, ये है सामाजिक बहिष्कार। और एक ऐसा चक्र जो ऐसी स्थिति की देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है। ये एक बहिष्कार का एक ऐसा चक्र है, ऐसी गंदा गलत चीज़ है कि तुम किसी को काट रहे हो। ठीक है, कि तुम उसे आने नहीं दे रहे, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उसका विकास कैसे होगा। समाज में सब लोग रहते हैं, सबका पूरा अधिकार है, सारे अवसर सबके लिए होते हैं, सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ सबका होता है। लेकिन इसमें क्या है, तुम किसी एक तबके का, किसी एक ग्रुप का बहिष्कार कर रहे हो। ठीक है, निवेश को कम किया जा सकता है जो व्यक्ति का नकदी, काम, भूल, आवास, शिक्षा, चिकित्सा सेवा जैसी सारी टोटल जितनी भी सेवाएं होती है वो सब इसमें आ रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा, इसमें बस यही है कि समाज के अंदर जो डिसेबल लोग हैं उनका समाज से बहिष्कार किया जा रहा है, उनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिल रही। ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या है, समावेशी की अवधारणा। ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए, ये पेपर में जरूर आएगा समावेशी वाला टॉपिक। समावेशी में क्या होता है बेटा, कि सबको एक साथ लेके चलना, समावेश, सबका वेश हो, जिसमें उस आधार पे हर तरीके से उनको सुविधाएं देना, जो सुविधाएं नॉर्मल लोगों की वो इनको भी मिले उस आधार पे। तो इनमें क्या होगा, स्पेशल स्कूल्स खोले जाएंगे, स्पेशल हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे, स्पेशल एक संस्थाएं खोली जाएंगी जहाँ इनका ध्यान रखा जाए, इन्हें रखा जाए, ऐसी चीज़ें की जाएंगी इनके लिए। तो बस ये पूरा पढ़ेंगे समावेशी में कि ये जो स्कूल्स होंगे, खास विशेष शिक्षा कहा जाएगा, नहीं विशेष शिक्षा वाले जो स्कूल होंगे, इसमें कैसे पढ़ाई होगी, क्या क्या कैसे मेंटेन करना है इसको, उनके टीचर्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए, लाभ, और उसके बाद मर्यादाएं में पढ़ेंगे कि क्या मर्यादाएं रखनी है, प्लस के बाधाएं क्या आएंगी, लिमिट्स भी करेंगे। स्टार्ट करेंगे। समावेशी एक होम रूम बनाने के साथ जुड़ा हुआ है।
होम रूम क्या होता है बेटा, जिसमें प्रत्येक छात्र की अपनी अधिकतम क्षमता तथा पूछने के लिए आमंत्रित, सम्मानित, सशक्त बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे जगह, ऐसे होम रूम, ऐसे स्कूल जहाँ पे इनको पढ़ाया जाएगा इनकी क्षमताओं के हिसाब से। क्योंकि देखो बेटा, जो हम नॉर्मल बच्चे हैं वो बुक्स पढ़ते हैं पूरी एनसीईआरटी के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ। ये बच्चे ये थोड़ी ना पढ़ पाएंगे। इनको सिर्फ बेसिक सिखाया जाएगा कि कैसे बात करते हैं, कैसे आई कांटेक्ट बनाते हैं, कैसे रहना है। ये सब चीज़ें इनके आधार पे, इनके लेवल के हिसाब से इनको पढ़ाया जाएगा। यद्यपि अभ्यास को बदलना, ठीक है, जो भी चीज़ों में उनको चेंज करेंगे, समायोजित किया जाता है। मतलब इनके हिसाब से सेट करेंगे, सिलेबस को आसान कर देंगे बिल्कुल। पढ़ाई वैसे ये बुक्स वाली पढ़ाई नहीं होगी, गेम्स खिलवाएंगे, इनको समझाएंगे कि टीम वर्क कैसे होता है, कैसे बात करनी है, बैठना कैसे, इनको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, पढ़ाई होगी। और इसी को पढ़ाई कहा जाएगा, जिसमें सिर्फ इनको बिहेवियर सिखाया जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, डेंजर क्या होता है, ये सब चीज़ें। विकलांग छात्र कक्षा में किसी भी शेष छात्र के समान विचार क्षमताओं और सामग्री के साथ दक्षता प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल पढ़ाई करते हैं ये। समावेश एक शिक्षा पद अभ्यास है। क्या है ये समावेश? एक शिक्षा पद अभ्यास, एक पढ़ाई से रिलेटेड एक प्रैक्टिस है जिसके तहत असामान्य आवश्यकताओं वाले छात्र, जिनको स्पेशल नीड है, स्पेशल जो छात्र होते हैं, को एक स्कूल बनाया जाएगा इनके लिए। समग्र प्रशिक्षण अध्ययन हॉल में पूरी तरह से शामिल किया जाएगा, इनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अपने मुख्य धारा की अभिव्यक्ति सुन होगा, इनको मुख्य धारा में लाया जाएगा कि कैसे इनको पढ़ा लिखा के, इनको ठीक करके मुख्य धारा में किया जा सकता है कि ये नॉर्मल जीवन जी सके, उनको उस लेवल तक पहुंचाया जाएगा, कोशिश की जाएगी। जो कि एक असाधारण आवश्यकता वाले युवक की विशेषताओं के, जो विशेषताओं के लिए समग्र कक्षा का दौरा करते हैं, फिर भी पूरी तरह से समावेशी नहीं हो पाते। ठीक है, निम्नतम और मुख्यधारा में शामिल करने के बीच की यह मूलभूत अंतर है। देखो, इनको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, बट ये कि पूरी तरीके से जो इनकी डिसेबिलिटी उसे ठीक नहीं किया जा सकता, सुधारा जा सकता है। ठीक है, बस ये अंतर ये बता रहे हैं कि मुख्य धारा जो है, जो एक बेसिक धारा है, जो हम लोग जिसमें रह रहे समाज में, उसमें इनको कैसे मिलाया जाए, कैसे समावेश किया जाए, उसकी प्रैक्टिस की जाएगी विशेष स्कूलों में। अब इसके 3 पार्ट हैं, इसके 3 रूप हैं, जिसमें क्या होगा, पूर्ण समावेशी, आंशिक समावेशी कुछ हद तक, और तीसरा वाला कौन सा है, मुख्य धारा वाला, जो मेन है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। बेसिक नॉर्मल स्कूल होते हैं ना, ये सब मुख्य धारा में आएंगे। नॉर्मल कॉलेजेस, नॉर्मल स्कूल जिसमें नॉर्मल बच्चे होते हैं। अब इसको पढ़ लेंगे, ये बेटा इंपॉर्टेंट है। समावेशी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। समावेशी के तहत क्या किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। समावेशी के विभिन्न रूप, ये 3 पार्ट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। पूर्ण समावेशी क्या कह रहा है बेटा, स्कूल जो पूरी तरह से प्रशिक्षण देते हैं, स्कूल ऐसे जो शिक्षा दे रहे हैं, सभी युवकों को सिखाने के मुद्दों पर थोड़ा ध्यान देते हैं, सिखाएंगे उनको, एक मानक होमरूम में उस समय पर दिखाएंगे जब से छात्र भर्ती होंगे। ठीक है, यदि बच्चा विशेष आवश्यकताओं को पूरा करता है और मान्यताओं के अनुसार काम करता है तो पूर्ण विचार एक लंबी दौड़ का विफलता हो सकता है। वैसे भी यदि पूर्ण विचार से छात्र के मुद्दे का समाधान नहीं होता तो विशेष पाठ्यक्रम शिक्षक पूर्ण निर्देश देने के लिए अध्यापक कक्षा में रुक रुक कर आ सकते हैं। यदि छात्र को परेशानी का सामना करना पड़ता है तो स्कूल आधे आधे निगमबद्ध मॉडल का बदल सकता है। बच्चों के हिसाब से उसको वो करेंगे कि बच्चा नहीं आ रहा तो रुक रुक के आ जाए। अगर वो कभी कभी आना चाह रहा है आधे अधूरे निगमत मॉडल के हिसाब से, कि मतलब जब आना चाह रहा है बच्चा तब आ जाए। क्योंकि देखो, नॉर्मल तो है नहीं कि तुमने बच्चे को समझा के भेज दिया, डिसेबल बच्चा है, उसको आना अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा, तुम उसका जबरदस्ती नहीं कर सकते। मान लो ऑटिज्म वाला बच्चा है, तुम उसे कैसे भेजोगे, उसको समझाया ही नहीं जा सकता। तो ये कि वो जब आ रहा है तब वो तुम उसको बैठा के पढ़ाओ, जब उसका मन हो, उसके हिसाब से, बच्चे के हिसाब से स्कूल चलेगा। हमारे स्कूल जो थे, हमारे हिसाब से चलते थे। हमारे स्कूल कैसे थे, स्कूल के रूल थे, हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता था। लेकिन यहाँ क्या होगा बेटा, बच्चों के हिसाब से इनके रूल बनेंगे कि जो बच्चा जब आना चाह रहा है तब आ जाए, बस आ जाए बच्चा। और ये क्या है कि सबको सेम स्टडी सिखाएंगे, सबके लिए सेम पढ़ाई होगी। और ये कि जब भी बच्चा आना चाह रहा है आ सकता है, और सेम सिलेबस रखा जाएगा सब बच्चों के लिए।
और बेसिकली क्या होगा इनके सिलेबस में, बिहेवियर, कैसा बिहेव करना, ये इनको सिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्या बेटा, आंशिक समावेश। ये क्या था, जिसमें सब बच्चे जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, जितने भी डिसेबल है सब इसमें जाएंगे, सबकी पढ़ाई सेम होगी, सबको बिहेवियर सिखाया जाएगा इन बच्चों के हिसाब से। अब इसमें क्या है आंशिक, इसमें क्या होगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विशेष क्लासेस में बैठेंगे, अलग अलग क्लासेस डिवाइड होंगी और ज़्यादा टीचर्स होंगे, हर बच्चे से टीचर कनेक्ट होगी, सबकी अलग पढ़ाई होगी, बच्चे के हिसाब से चलेंगे कि ये बच्चा अगर इस वाला है, मान लो हाई लेवल वाला ऑटिज्म है तो उसको यहाँ रखो, कम लेवल वाला है तो उसको यहाँ रखो, डिवाइड कर देंगे। अपंग बच्चे हैं अगर शारीरिक रूप से हैं, अब मानसिक सही है, उनका ब्रेन ठीक है तो उनको अलग रखेंगे। ऐसे मतलब कि सबको अलग अलग रखा जाएगा, सबकी पढ़ाई अलग होगी, ये मतलब डिवाइड कर दिया जाएगा। सेकंड लेवल है, ये तो बेसिक लेवल था जिसमें सब इक्वल थे, सारे बच्चों की पढ़ाई एक। अब इसमें क्या किया जाएगा, स्पेशल कर देंगे, ये बच्चे अलग है ये बच्चे अलग, विभाजन कर दिया जाएगा बेसिकली। हालांकि अधूरा विचार मॉडल, ठीक है, जो ये ऊपर वाला था, विचार मॉडल असाधारण आवश्यकताओं की समझ को अपने सारथियों के साथ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बातचीत करने की अनुमति देता है। यह आवश्यक नहीं है कि छात्र सभी उदाहरणों के लिए एक मानक होमरूम में रहे। सामान्य तौर पर मानक अध्ययन हॉल में सीखने की गतिविधियों को परेशान करने से बचने के लिए छात्र को अलग अलग कक्षाओं में कस्टम पाठ्यक्रम शिक्षा या भाषण प्रतिनिधि के साथ मिलेंगे। अलग अलग जगहों पे रखा जाएगा छात्रों को, सबको एक साथ तुम एक हॉल में एक स्कूल में नहीं पढ़ बैठा के समझा सकते, हर बच्चा अलग है, कोई मान लो हाइपर एनर्जी वाले बच्चे हो गए, अलग अलग थी ना बीमारियाँ, अलग अलग जगहों पे रखा जाएगा, बस इसमें ये से ज़्यादा कुछ नहीं है। कस्टम रखा दिया जाएगा, विशेष पाठ्यक्रम होगा, विशेष बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम होगा, प्रशिक्षण सामान्य शिक्षकों के साथ पत्राचार में रहने, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र पाठ्यक्रम को समझ सके या पूरा कर सके। टीचर्स ज़्यादा होंगे, बच्चों से ज़्यादा कनेक्ट होंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा हाई लेवल जा रहा है, बच्चों का लेवल अलग होगा, तो उनके हिसाब से ज़्यादा टीचर बच्चे से कनेक्ट कर सकें। यहाँ पे क्या था, सबको सेम एक ही टीचर सारे बच्चों को समझा रहा है, सारे बच्चे बैठे हुए नॉर्मल है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सारे बच्चे देखो बेटा वो जाएंगे जो शारीरिक रूप से अपंग वगैरह, जिनका दिमाग ठीक होगा बच्चों का, वो यहाँ जा सकते हैं पूर्ण समावेशी में, लेकिन आंशिक वाले में सारे दिमागी रूप वाले जाएंगे, क्योंकि इनको संभालना मुश्किल होता है। शरीर तो इनका पूरा प्रॉपर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से बीमार है, कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को हानि पहुंचा सकते हैं, साथ वाले को हानि पहुंचा सकते हैं, तो ये इनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। थर्ड करेंगे मुख्य धारा वाला, ठीक है। मुख्य धारा क्या होती है बेटा, जो नॉर्मल होते हैं, जैसे हम लोग हमारे जितने भी स्कूल जाएंगे बच्चों के, नॉर्मल बच्चों के, वो सब मुख्य धारा में कहलाती है ना। तो ये कि जो बच्चे पहले वाले लेवल में अच्छा परफॉर्म करेंगे, कि उनको वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही, फिर सेकंड लेवल में भी उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, वो वहाँ से भी आगे चले गए, टीचर से उनका कनेक्शन हुआ पूरा अच्छे से, वो पूरी पढ़ाई वगैरह करी, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया ना पिछले 2 स्टेजेस में, उनको इस थर्ड स्टेज में भेज दिया जाएगा मुख्य धारा वाले स्कूल में। कि अब मतलब ये कि कोई इनको देखेंगे पहले, कि ऐसा तो नहीं है कि साथ वाले बच्चे को पता चला गलत आवाज़ साथ वाले बच्चे का, मार पीट दिया, है ना, क्योंकि इन्हें अब गुस्सा आ जाता है, इनको संभालना मुश्किल है। लेकिन ये कि जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, कि नॉर्मल स्टेज पे और इनका लेवल ठीक है, इनका बिहेवियर भी इनको सिखा दिया गया कि कैसे बिहेव करना है, उनको नॉर्मल स्कूल में भेजा जा सकता है। ये वाली बात ये बोलेंगे मुख्य धारा वाली, जिसमें क्या है, साउथ वेस्ट एजुकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, लेबोरेटरी के अनुसार, ये वो मान लो संस्था मान लो, उनके अनुसार मुख्य धारा पर काम करने वाले स्कूल सबसे पहले विशेष आवश्यकताओं का चयन करके, जो पूरी तरह से कस्टम पाठ्यक्रम में समझ में आते हैं, वे इस आधार पर ऐसा करते हैं कि वे विशेष पाठ्यक्रम प्रशिक्षणों को स्वीकार करते हैं, जो सीखने की अक्षमताओं को दूर करने के लिए बेहतर तरीका है, और नियमित रूप से अपनी समझ को उच्च शिक्षण और मानक शिक्षणों की तुलना में मानक के आचरण करते हैं। मुख्यधारा के मॉडल के तहत अच्छा प्रदर्शन करने वाले मानक कक्षाओं में शामिल होना शुरू कर सकते हैं, जो अच्छा क्या कर सकते हैं, प्रदर्शन करें, प्रदर्शन क्या होता है, परफॉर्म जिन्होंने अच्छा किया वो नॉर्मल स्कूल्स में जा सकते हैं, जबकि जो लोग नहीं करते वे कस्टम पाठ्यक्रम सेटिंग में अपने परीक्षण के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने पुराने जो 2 लेवल के स्कूल हैं वहीं रहेंगे वो, और वहीं रहेंगे पढ़ेंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे वो आगे मुख्य धारा में जा सकते हैं, कि हाँ ये पढ़ने लायक है। चलिए बेटा ये चैप्टर यहीं तक था। नेक्स्ट में हम इसके लाभ पढ़ेंगे, कि ये जो
स्पेशल स्कूल तुमने खोले और 3 इनकी धारा बताई कि लेवल 1 ये, लेवल 2 ये, लेवल 3 ये, तो इसका लाभ क्या है? फिर करेंगे कि आलोचना क्या होगी कि क्या दिक्कत है, क्या कमियाँ आ रही हैं इसमें। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। कोई अभी भी किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टा की आईडी दे रखी है, वहाँ पूछ सकते हैं।